नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स का करवाएंगे और 50 क्वेश्चंस साइंस का करवाएंगे। करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले शिफ्टों में। देखिए, अब तक जो आपका पेपर हुआ है 27 नवंबर से 30 दिसंबर तक, उसमें जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब आने वाले शिफ्टों में आपसे रेलवे कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, उन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साइंस की अगर बात करें तो साइंस के भी वही टॉपिक मैंने कवर किया है 9th और 10th की एनसीईआरटी के जिन टॉपिक से क्वेश्चन आपको रेलवे पूछा है अभी तक। ठीक है, तो ये सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी के लिए, जिनका पेपर अभी 8 जनवरी, 9 जनवरी और अभी बाकी है, यानी जिनका सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको कंप्लीट देख लेना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जिनका सिटी वगैरह दिख रहा है कि सर मेरा इस तारीख को एग्जाम है, और जिनका पेपर जिसका सिटी नहीं दिख रहा है वो भी आप हमें जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, साइंस से शुरुआत करेंगे। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है, नाभिक के अंदर कौन सा कण धन आवेशित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहता है। तो भाई, नाभिक के अंदर कौन सा ऐसा कण है जो कि धनावेशित होता है? याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा प्रोटॉन। देखिए, अगर नाभिक के अंदर कणों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिव होता है, प्रोटॉन की बात करें तो ये पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो है ये बिल्कुल उदासीन होता है। साथियों याद रखना, इसमें ना तो धनावेशित ना तो धनावेशित होता है और ना ही आपका ऋणावेशित होता है। पॉजिट्रॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन का ही प्रतिकर्ण है, लेकिन पॉजिट्रॉन जो है ना, अगर इसकी प्रकृति देखें तो ये धनात्मक होता है, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर प्रोटॉन है, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऋण आवेशित, उदासीन तथा धन आवेशित कण क्रमशः कौन सा है? अभी मैंने बताया था ना, तो आसानी से इसका आंसर कर दोगे आप। ऋण आवेशित सबसे पहले लिखा हुआ है, तो ऋण आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन होगा। उदासीन न्यूट्रॉन होता है, बिल्कुल न्यूट्रॉन, और धन आवेशित कण प्रोटॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब किसी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो नाभिक के टूटने से ऊर्जा प्राप्त होती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो नाभिक के टूटने से ऊर्जा प्राप्त होती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नाभिकीय विखंडन कहलाती है। भाई याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। साथियों ठीक है, न्यूक्लियर फिजन जिसको आप बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे साथियों, ताकि आप बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन आंसर देख लो। ध्यान से देखिए, किसी परमाणु की परमाणु संख्या कौन सी होती है? किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या हम कैसे निकालते हैं? तो भाई, उस परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है ना साथियों, उसी को परमाणु संख्या बोलते हैं। जैसे कि देखो, हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हीलियम में प्रोटॉन की संख्या 2 होती है, तो हीलियम की जो परमाणु संख्या है ये 2 होती है। इसी प्रकार लिथियम की अगर बात करें तो देखो, लिथियम में जो है ना साथियों, प्रोटॉन की संख्या 3 होती है, इसीलिए इसका परमाणु संख्या भी 3 होता है। इसी प्रकार आगे, तो बेसिकली अगर हम देखें तो किसी भी परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है वो कौन सी होती है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन सी होती है? किसी भी परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? क्या न्यूट्रॉन के बराबर होती है? नहीं, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। जी हाँ, देखिए, किसी भी परमाणु में जितनी प्रोटॉन उतनी न्यूट्रॉन। ठीक है, याद रखना है। जैसे कि सोडियम की अगर बात करें भाई, देखिए कोई भी मान लो, जैसे कि यहाँ पर आप कार्बन ही मान लो। ठीक है, तो कार्बन का जो साथियों परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या 6 होती है कार्बन में। तो कार्बन में अगर प्रोटॉन की संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 है, याद रखना। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पल्म पुडिंग, देखिए पल्म पुडिंग मॉडल को किसने दिया था? तो पल्म पुडिंग मॉडल ये किसने दिया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रेलवे पूछ चुका है, याद रखना, जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे थॉमसन। आगे देखिए, कार्बन में संयोजी उत्तकों की संख्या कितनी होती है? बताइए, कार्बन में जो वैलेंस साथियों संयोजी उत्तक होती है, इनकी संख्या आपको बताना है कितनी होती है। तो देखिए कार्बन में संयोजी उत्तकों की संख्या 4 होती है
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रेडियो सक्रिय द्रव धातु है? ये क्वेश्चन साथियों नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। तो एकमात्र रेडियो सक्रिय द्रव धातु जो होती है वो होती है फ्रांसियम। देखिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांसियम, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु व प्रबल अपचायक कौन है? बताइए इनमें से या सबसे हल्की धातु व प्रबल अपचायक कौन होता है? तो याद रखना लिथियम। और अगर आपसे सबसे भारी धातु पूछे तो साथियों याद रखना ओस्मियम। ओस्मियम जो होती है सबसे भारी धातु होती है और सबसे हल्की धातु होती है आपका लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का रासायनिक सूत्र आपको पूछा जा रहा है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ध्यान से देखिए, बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है भाई? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा C6H6, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखिए, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताना है आपको। तो भाई देखिए याद रखिएगा साथियों, अल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में एसिडिटी को कम करने के लिए उपयोग में लिया जाता है किसका? तो बताइए शरीर में एसिडिटी को कम करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई देखो करेक्ट आएगा साथियों दुर्बल क्षार का। दुर्बल क्षार का हम प्रयोग करते हैं शरीर में एसिडिटी को कम करने के लिए, जैसे कि बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का प्रयोग हम जो है एसिडिटी को कम करने के लिए करते हैं, जो कि एक दुर्बल क्षार होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एमिनो अम्ल से किसका निर्माण होता है? एमिनो अम्ल से किसका निर्माण होता है? तो एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 20, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, चूने का पानी किस प्रकृति का होता है? साथियों चूने का जो पानी होता है इसका प्रकृति पूछा जा रहा है। तो याद रखिए चूने के पानी का जो प्रकृति होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? बताइए मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, सेलेक्ट लाइम जिसको आप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर। ध्यान से देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर प्रभावित धारा के समानुपाती होता है, ठीक है, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट व क्षेत्रफल स्थिर रहे। यह नियम क्या कहलाता है? तो भी समानुपाती आई। ये कौन सा नियम है? ये तो ओम का नियम है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम का नियम का ये डेफिनेशन है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, ओम का नियम। चलिए आगे देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो उसकी चालकता क्या होगी? बताइए किसी चालक का प्रतिरोध अगर कम है तो उसकी चालकता अधिक होगी ना, बिल्कुल अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अधिक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध हमेशा चालकता के क्या होता है? समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है या क्या होता है? तो देखिए प्रतिरोध जो होता है ना हमेशा चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर क्रम संयोजन के चालक तारों में क्या होता है? तो समानांतर क्रम यानी पैरेलल के बारे में बात की जा रही है। तो समानांतर क्रम संयोजन के चालक तारों में क्या होता है? देखिए इसमें होता यह है कि विभवांतर समान होता है और धारा अलग अलग होता है। यहीं पर अगर आपसे श्रेणी क्रम में पूछता कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, तो धारा का मान समान होता है, विभवांतर अलग अलग होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत तापीय प्रभाव के उदाहरण कौन से हैं? बताइए इनमें से कौन सा एक उदाहरण है या कौन सा उदाहरण विद्युत तापीय प्रभाव के व्याख्या को दर्शाता है? तो देखिए विद्युत प्रेस, गीजर, हीटर, ये सभी जो है विद्युत के तापीय प्रभाव का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। अगर आपका सीटी वगैरह दिख रहा है तो, और जिनका नहीं भी दिख रहा है वो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ए में लिखा है एसी में धारा की दिशा बदलती रहती है। बिल्कुल भाई, जो साथियों अल्टरनेटिंग करंट होता है आपका एसी, इसमें धारा की दिशा जो है बदलती रहती है। और डीसी की बात करें अगर हम बैटरी वाला, तो इसमें धारा की दिशा समान रहती है। तो दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त, तो दोनों कथन सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे गंदी गैस को केवल सूर्य के प्रकाश में शुद्ध करते हैं, यह निष्कर्ष किसने निकाला था? बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरे पौधे गंदी गैस को केवल सूर्य के प्रकाश में ही शुद्ध करते हैं, यह निष्कर्ष किसने निकाला था? तो इंजन हाउस ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंजन हाउस। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, यह खोज किसने की थी? तो हरे पौधों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, यह किसने खोजा था? तो स्टीफन हेल्ज ने। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन हेल्ज। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावी तरंगदैर्घ्य कौन सा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावी जो तरंगदैर्घ्य होते हैं वो एक तो आपका लाल रंग होता है और नीला होता है। और देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग है जो सबसे कम प्रभावी या सबसे कम प्रभावी तरंगदैर्घ्य होती है? तो याद रखना हरे रंग की, ठीक है, हरे रंग की। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ लाल व नीले प्रकाश की। आगे देखिए, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है पानी में तैरना, रॉकेट का उड़ना, नाव से उतरते समय नाव का पीछे हटना। ये सभी जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। आगे देखिए, जब कोई वस्तु तब तक स्थिर या एक समान गति में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो भाई ये न्यूटन का पहला नियम है साथियों, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्प अवधि के लिए कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? बताइए, जो छोटे समय अंतराल के लिए कार्य करता है उस बल को क्या कहते हैं? तो याद रखना, इस बल को आवेग बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवेग बल। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड का शुद्ध बाह्य बल शून्य है तो उसमें क्या होगा? तो यदि किसी भी पिंड का शुद्ध बाहरी बल शून्य है तो भाई उसमें त्वरण भी शून्य होगा ना, बिल्कुल शून्य त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, घर्षण एवं जड़त्व के बारे में सबसे पहले व्याख्या किसने की थी? बताइए, घर्षण एवं जड़त्व के बारे में सबसे पहले व्याख्या किसने की थी? देखिए, घर्षण एवं जड़त्व के बारे में सबसे पहले व्याख्या की थी गैलीलियो ने। याद रखना, गैलीलियो, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद न्यूटन साहब ने बताया था, लेकिन सबसे पहले गैलीलियो ने। इसीलिए न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील ठोकते समय हथौड़े में कौन सा जड़त्व होगा? कील को आप ठोक रहे हो, ठीक है, तो भाई वो विश्राम का जड़त्व तो नहीं है, वो गति का जड़त्व है, क्योंकि वो गति करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, गति का जड़त्व। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? साथियों, कार्य का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या होता है? देखिए, कार्य का मात्रक हम जूल को बोलते हैं, और जूल को ही तो न्यूटन मीटर कहते हैं ना, जूल को ही न्यूटन मीटर कहते हैं। यानी ए और बी दोनों ही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों ही करेक्ट है। आगे देखिए, भी चाल से चल रही m द्रव्यमान की वस्तु के पास कितनी ऊर्जा होगी? अब देखो, ये कौन सी ऊर्जा दिखा रहा है? ये स्थितिज ऊर्जा दिखा रहा है। आप बोलोगे कैसे? देखो, भी चाल से ये चल रही है ना, और m द्रव्यमान की वस्तु के पास कितनी ऊर्जा होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखो, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, गतिज ऊर्जा, इसका सूत्र होता है हाफ mv², ठीक है। ये द्रव्यमान और वेग इन दोनों पर निर्भर रहता है। तो यहाँ देखो, यहाँ आपको द्रव्यमान भी दिया हुआ है और भी चाल भी दिया हुआ है। तो इसको आप कैसे निकालोगे? सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv²। देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिख रहा है, बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा, हाफ mv²। चलिए आगे देखिएगा, 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? बताइए, लगाइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², ठीक है। हाफ m का मान, द्रव्यमान का मान 20 दिया हुआ है, और v का मान आपको कितना दिया हुआ है? 2 मीटर प्रति सेकंड के समान है ना, 2 मीटर प्रति सेकंड आपको दिया हुआ है।
तो भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 2, यहाँ 1 2 से 1 2 आपका कट जाएगा, 20 को 2 से आप मल्टीपल करोगे तो 40 जूल यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 40 जूल। आगे देखिए नेक्स्ट है, बल की दिशा में विस्थापन होने पर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। अब देखिए बल की ही दिशा में विस्थापित हो रही है तो बल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा ये तो धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा साथियों, धनात्मक। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वृत्ताकार पथ पर घूम रहे, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहे वस्तु पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो एक बात बताइए, वृत्ताकार पथ पर अभिकेंद्रीय बल के साथ कोई भी वस्तु घूम रही है तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। मान लेते हैं यहीं से घूमना प्रारंभ करता है, फिर ये घूम के तो यहीं पे वापस आ रहा है ना। मान लेते हैं यहाँ से प्रारंभ हो रहा है तो फिर घूम के यहीं पर वापस आ रहा है, यानी किया गया कार्य बिल्कुल शून्य है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शून्य। आगे देखिए, कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है। मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई वाल है, एक दीवार है, और आप जो है ना, आप साथियों यहाँ पर खड़े हैं, मान लेते हैं आप इसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप धक्कलने सकोगे क्या? नहीं सकोगे ना। आप ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर कोई भी मतलब कि सुपरमैन हो, आप धकेल दोगे दीवार को, ऐसा तो नहीं है। तो कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का दे रहा है परंतु उसे विस्थापित करने में असफल है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। भाई जब विस्थापन ही नहीं होगा तो फिर किया गया कार्य क्या होगा? कोई भी कार्य नहीं करेगा, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, कोई कार्य नहीं होगा। ये वस्तु विस्थापित होकर अगर यहाँ से यहाँ पर आ जाता तो हम कह सकते थे कि किया गया कार्य धनात्मक है। अगर हम कह सकते ये व्यक्ति जब धक्का देता तो ये जो वस्तु है ये घिसक के इसके पीछे आ जाता तो हम कह सकते थे कि ये किया गया कार्य ऋणात्मक है, लेकिन ये तो वहीं पर है ना, तो किया गया कार्य क्या होगा? कोई भी कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो साथियों हमेशा नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऋणात्मक। आगे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो है यह आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। यह पूछा वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो अवतल दर्पण करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उत्तल दर्पण तो बनाएगा नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आगे देखिए, कौन सी स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का ही होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। मान लेते हैं यह अवतल दर्पण है, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण यहाँ पर मान लेते हैं फोकस, और फोकस से दोगुनी दूरी पर आपका होता है वक्रता केंद्र। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है साथियों कि कौन सी स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का ही होगा। तो याद रखना, जब किसी कोई भी वस्तु को जब आप वक्रता केंद्र पर रखते हो ना, तो ये इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो इसी के जस्ट नीचे बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, समान आकार का बनता है, ठीक है, वस्तु के ही आकार का बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से किसमें डीएनए पाया जाता है। तो देखिए केंद्रक, हरितलावक, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी में डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तीनों में। अगला क्वेश्चन है, द्विगुण संकरण के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेरिडिटी वाले चैप्टर से। तो द्विगुण संकरण के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने थे। तो भाई देखिए करेक्ट होगा ए और बी दोनों टाइप के, यानी झुर्रीदार और हरे रंग के, गोलाकार और पीले रंग के, यानी ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों प्रकार के। आगे देखिए, कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया किन में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, याद रखना। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। देखिए ये जो प्लास्टिड है ना साथियों, प्लास्टिड ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोशिकांग गोल्जी इकाई का कार्य क्या होता है। बताइए गोल्जी इकाई का कार्य आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, कोशिकीय पदार्थ का स्रावन एवं परिवहन करना, बिल्कुल। वसा का संचय करना, बिल्कुल। उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका के बाहर निकलने में मदद करना, बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कार्य करता है गोल्जी इकाई। आगे देखिए, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन आप जिसको बोलते हैं, जो कि साथियों वसा और प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। काइटिन और सेल्यूलोज का आपका सेल वाल बना होता है, सेल वाल, कोशिका भित्ति। यहाँ कोशिका झिल्ली के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बी और सी दोनों। आगे देखिए,
प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय पेशी प्रक्रिया करता है जिससे बच्चा पैदा होता है? याद रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी, याद रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों में पाया जाता है और ये मूत्राशय के ठीक नीचे मौजूद होता है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, मूत्राशय के नीचे। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए ब्रोंकाई, लंग्स, ट्रेकिया, ये सभी श्वसन तंत्र का भाग है, लेकिन हार्ट जो है ये रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग है, ना कि श्वसन तंत्र का। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रुधिर और कोशिकाओं के बीच गैसों के विनिमय को क्या कहा जाता है? तो रुधिर और कोशिकाओं के बीच गैसों के विनिमय यानी आदान प्रदान को हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं और आंतरिक श्वसन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो साथियों, अब जो है ना हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। 50 क्वेश्चंस आपको साइंस का करा दिए और 50 क्वेश्चंस अब करंट अफेयर्स का आपको करा देते हैं। ध्यान से देखिएगा। भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन जो है ये चेन्नई में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसका उद्घाटन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने पाक खाड़ी में भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में स्थित है भाई, याद रखना। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में संपन्न पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखना दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में। इसमें भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे? तो भाई याद रखना 3 गोल्ड मेडल। और टोटल कितने पदक जीते थे अगर पूछे तो टोटल 7 मेडल जीता था भारत ने। आगे देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वर्तमान में जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं यानी भारत के महान्यायवादी हैं वो आर वेंकटरमणी है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, आर वेंकटरमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है गोकुल जलाशय को उदयपुर झील, देखिए गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, बिल्कुल। बिहार में रामसर स्थलों की कुल संख्या 5 है, बिल्कुल। बेगूसराय और जमुई जिले में रामसर स्थल है, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य हैं भाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST-AT का हाल ही में औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ। GST-AT की प्रधान पीठ के प्रथम अध्यक्ष कौन है? याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट होगा साथियों संजय कुमार मिश्रा जी, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर SL भैरप्पा का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने मुख्य रूप से किस भाषा में उपन्यास लिखे थे? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा कन्नड़ भाषा में। साथियों ये जो प्रसिद्ध लेखक है डॉक्टर SL भैरप्पा, याद रखना इनको 2023 में पद्म भूषण दिया गया था और 2010 में सरस्वती सम्मान भी दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको पूछ रखा है। याद रखिए करेक्ट आएगा जिनाली मोदी को। याद रखिए जिनाली मोदी को केले के तने को बनोफी लेदर में बदलने के उनके अभिनव कार्य के लिए ये यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया गया है UNEP के द्वारा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री को। और यही अगर आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हिंदी ना पूछकर केवल सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पूछे तो याद रखना 12th फेल मूवी को। ठीक है, सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? मैंने आपको बताया था स्मृति मंधाना, 50 बॉल में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरा शतक जड़ा था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है 98वें एकेडमी पुरस्कार के लिए निम्न में से किस फिल्म को आधिकारिक तौर पर भारत की प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? करेक्ट होगा साथियों होम बाउंड मूवी को। देखिए नेक्स्ट है, किसी भारतीय कंपनी ने
किसी भी भारतीय कंपनी के द्वारा निम्न में से किस देश में विल्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म के लिए विनिर्माण सुविधा विकसित की है? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग ने भारतीय राज्यों के कर्ज से संबंधित 23 सितंबर को एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ए में लिखा है वर्ष 2022-23 में राज्यों का कुल कर्ज लगभग 60 लाख करोड़ था, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा कर्ज पंजाब पर है और सबसे कम कर्ज उड़ीसा पर है, ये सभी कथन सत्य है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8वां, भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि में, याद रखना। और इस वर्ष का विषय क्या था? तो भविष्य के लिए चाय, पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार, याद रखना। देखिए इस वर्ष का विषय था भविष्य के लिए चाय, पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार। हाल ही में संपन्न फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाले देश कौन से थे? तो फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाले देश ये सभी थे साथियों, याद रखना। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी। जुबिन गर्ग जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो भाई ये एक प्रसिद्ध सिंगर थे भारत के। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नौसेना का स्वदेशी जहाज INS निस्तार ने हाल ही में संपन्न बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में भाग लिया था। यह अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये जो नौसैनिक अभ्यास है पैसिफिक रिच 2025, ये कहां पर आयोजित हुआ था? याद रखना सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सिंगापुर। देखिए दिग्गज फिल्म अभिनेता मोहनलाल को किस वर्ष का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो इनको 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है और 2023 के लिए, अभी 2025 में दिया गया है, 2023 के लिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रगति की समीक्षा की थी। इस परिसर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है भाई? ए में लिखा है इसका निर्माण अहमदाबाद के पास किया जा रहा है, बिल्कुल। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय होगा, बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही सही है। चलिए अगला है पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है? तो देखो करेक्ट आएगा सऊदी अरब के साथ, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव जो है ना, हाल ही में साथियों याद रखना, ये मणिपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो याद रखिए करेक्ट होगा आनंद कुमार वेल कुमार ने। ऑप्शन नंबर सी। उज्बेकिस्तान में हाल ही में संपन्न फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 के खिताब विजेता कौन है? तो देखिए उज्बेकिस्तान में हाल ही में संपन्न फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 के खिताब विजेता कौन है? तो याद रखिएगा वैशाली रमेश बाबू ने इसको जीता था भाई। आगे देखिए अरब और इस्लामी देशों के नेताओं का हाल ही में आपात शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? करेक्ट होगा कतर में, कतर करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक खेल परिसर वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट होगा साथियों अहमदाबाद में। और इसका उद्घाटन अभी किसने किया था? तो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। नेक्स्ट है 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा गुजरात के गांधीनगर में साथियों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल किससे संबंधित है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए करेक्ट होगा पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण से संबंधित है। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो साथियों भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन जो है हाल ही में अबू धाबी में किया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है अबू धाबी में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI पर व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की सीमा बढ़ाकर अब प्रतिदिन कितना कर दिया है? तो 1 लाख से अभी 10 लाख रुपये कर दिया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है देखिए जेयर बोल्सोनारो निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें हाल ही में 27 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई थी भ्रष्टाचार के मामले में? तो ये ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति थे भाई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा ब्राजील।
ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स सितंबर 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो देखो करेक्ट आएगा, मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन, लैरी एलिसन, जो कि ओरेकल के सह-संस्थापक हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी भी हैं भाई। आगे देखिए, बहुराष्ट्रीय या बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास झापड़ 2025 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया था? तो देखिए करेक्ट होगा रूस में। ऑप्शन नंबर ए, रूस और बेलारूस में इसका आयोजित किया गया था। याद रखना, रेलवे ऑलरेडी पूछ चुका है। निम्न में से किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में पुरस्कृत किया है? तो करेक्ट आएगा इंदौर को भाई, जो कि 8वें वर्ष लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। अमेरिकी ओपन टेनिस 2025 के पुरुष सिंगल्स विजेता कौन है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कार्लोस अल्कराज। ये किस देश के हैं? तो स्पेन के हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। आपको बताना है उपराष्ट्रपति चुनाव कौन संपन्न कराता है? तो देखिए करेक्ट होगा भारतीय निर्वाचन आयोग। और वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, या हाँ बताइए, अभी जो है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखिएगा 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त अभी ज्ञानेश कुमार जी हैं। आगे देखिए, निम्न में से किसे पराजित कर भारत ने CAF नेशंस कप फुटबॉल 2025 में कांस्य पदक जीता है? तो करेक्ट आएगा ओमान को हराकर। बोको हराम निम्न में से किस देश का उग्रवादी संगठन है जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था? तो ये जो बोको हराम है ना, याद रखना, नाइजीरिया का एक उग्रवादी संगठन है साथियों। ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा निम्न में से किस राजनीतिक दल से है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो देखिए करेक्ट आएगा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के, ठीक है। उसके बाद जो है ना, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकैची बनी थी, ये भी आप याद रखना। भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव के ओरिजेंटिक खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। यह फिल्म उत्सव कहां पर आयोजित हुआ था? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली में। अगला है साथियों, हरियाणा के नूह जिले में लिथियम आयन बैटरी निर्माण इकाई की शुरुआत हुई है। इस निर्माण इकाई को किस कंपनी ने शुरू किया है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्परेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। याद रखेंगे, हाल ही में संपन्न 19वें ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है भाई? ए में लिखा है इसका आयोजन अलास्का में किया गया था, जो कि गलत है। बी में लिखा है भारतीय नौसेना का स्टील्थ युद्धपोत INS त्रिकन ने इसमें भाग लिया था, बिल्कुल। सी में लिखा है यह अभ्यास अमेरिका के साथ मिलकर मिस्र द्वारा आयोजित किया गया था, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों कथन सत्य है। आगे देखिए, प्रणव वेंकटेश ने एलन पिचोट को हराकर फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया था? तो साथियों राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ हाल ही में हुआ? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बिहार। 17 वर्ष बाद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित होगी। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है हाल ही में संपन्न 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है कजाकिस्तान के शिमकेंत में ये खेला गया था, बिल्कुल सही है। भारत 50 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, बिल्कुल सही है। पदक तालिका में चीन तीसरे स्थान पर रहा, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है भाई। भारतीय प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने व्यापार आधारित धन शोधन के लिए एक जटिल मामले में इंटरपोल के माध्यम से पहली बार क्या जारी किया है? मैंने आपको बताया था ना, पर्पल नोटिस जारी किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, संयुक्त अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय में आयोजित किया गया। याद रखना, ये भी पॉइंट ये भी पूछा जाएगा, कितनावा संस्करण था और कहाँ पे आयोजित किया गया? तो मेघालय में आयोजित किया गया था, 14वां संस्करण था। और इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल देश कौन सा था? तो देखिए करेक्ट होगा थाईलैंड, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में जारी राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक यानी नारी 2025 के अनुसार भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर, मैंने आपको पहले भी बताया था साथियों कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा। आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन है कि फीडे विश्व कप 2025 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा या कहाँ पर किया गया अभी? तो याद रखिए, गोवा में आयोजित किया गया था ना, गोवा के अरपोरा में, अक्टूबर-नवंबर में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गोवा में। तो चलिए साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है और आपका पेपर कब है, ठीक है।
आप लोग जुड़ के रहिएगा। मैं आपको जब तक आपका पेपर नहीं होता है आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। डेली आपको क्लासेस कराऊंगा, आपको डेली क्लास देखना है और आपको बेस्ट देना है। अब तक जो हमारे स्टूडेंट ने कारनामा किया है, करंट अफेयर्स में हमारे सारे स्टूडेंट्स ने हर शिफ्ट में 16-17 क्वेश्चन तो करके ही आए हैं 20 में से। आप भी करके आओगे, ज़्यादा लोड मत लीजिए। जितना पढ़ा रहा हूँ वो आप कर लीजिए और इससे पहले भी जितना आपको कराया है वो भी आप जरूर देखना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।